दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका दोस्त मोनी सनवर और आप तो जानते ही हैं कि मैं आपके लिए लेकर आता हूं मुनसिफ टीवी का सेहतमंद प्रोग्राम हेल्थ और हम, जिसमें सेहत से जुड़ी जानकारी दी जाती है। चलिए, जब बात सेहत की आ रही है तो मुझे एक शेर बहुत याद आ रहा है। उर्दू के मशहूर शायर हैं मिर्ज़ा गालिब। उन्होंने क्या खूब कहा है कि तंगदस्ती अगरचे हो, गालिब ने कहा है कि तंगदस्ती अगरचे हो, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, यानी हेल्थ इज़ वेल्थ। सही कहा ना? दोस्तों, आप भी जानते हैं कि एक दौर था जब इतनी सारी बीमारियों का किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा जितनी आज सुनने को मिल रही हैं। इसका कारण ये भी है कि हम जानते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल इतना बिगड़ गया है और इतना हमने लाइफस्टाइल को बिगाड़ लिया है कि सेहत के नाम पर बीमारी को दावत देने लगे हैं। आज हमारा समाज बड़ी बड़ी ख़तरनाक बीमारियों से जूझ रहा है। इनमें कैंसर एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। ज़्यादातर लोगों में 65 साल या इससे ज़्यादा की उम्र में कैंसर की पहचान होती है। हालांकि कैंसर के ज़्यादातर मामले बुज़ुर्गों में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन अब ये बच्चों में भी देखने को मिलने लगे हैं। अब किसी भी उम्र में कैंसर हो सकता है। अभी कैंसर क्या है, क्यों होता है, इसका इलाज क्या है और इससे बचने के लिए हमको क्या क्या एहतियात बरतनी पड़ती है, यही बताने के लिए आज हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर गणेश जयशेटवर जी। सीनियर हेमाटोलॉजिस्ट हैं, हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और बीएमटी स्पेशलिस्ट हैं और आप यशोदा हॉस्पिटल समाजीगुड़ा में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे शो में आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आजकल ब्लड कैंसर को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न है कि आखिर ये ब्लड कैंसर होता क्या है और ये क्यों होता है। थोड़ा सा इस पर हमें ज़रा बताएं तफसील। यस, सो बेसिकली शरीर में जो ब्लड सिस्टम है जी, उससे उत्पन्न होने वाला कैंसर, उसको हम लोग ब्लड कैंसर बोलते हैं। तो ब्लड कैंसर एक उसमें भी कई प्रकार होते हैं। जैसे मान लीजिए 3 मुख्य प्रकार होते हैं, जैसे ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, माइलोमा। सो जो शरीर में रक्त संस्था है या ब्लड सिस्टम है, सो जो जैसे खून तैयार करने वाला हमारे शरीर में फैक्ट्री जो है, उसको जो हम बोन मैरो बोलते हैं। सो बोन मैरो एक सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू हड्डियों के अंदर, लंबी हड्डियों के अंदर रहता है। तो जो ब्लड कैंसर इस बोन मैरो से उत्पत्ति होता है या जो बोन मैरो से तैयार होता है, उसको ल्यूकीमिया कहा जाता है। उसी प्रकार ब्लड सिस्टम में लिम्फ नोड्स, लिम्फ ग्रंथियाँ भी होती है पूरे शरीर में। जो लिम्फ ग्रंथियाँ का काम है कि इन्फेक्शन से हमारे शरीर का बचाव। सो जो ब्लड कैंसर लिम्फ ग्रंथि के माध्यम से उत्पाद होता है या तैयार बनता है, उसको लिम्फोमा कहते हैं। तो लिम्फोमा ब्लड कैंसर में मुख्यतः इन मरीजों को लिम्फ ग्रंथि में सूजन आने की वजह से लिम्फ ग्रंथि की गांठ दिखने लगती है, जैसे गर्दन पे या फिर हाथ के नीचे या जांघिया एरिया पे। सो इसको लिम्फोमा कहा जाता है। उसी प्रकार तीसरा प्रकार का ब्लड कैंसर है जिसको मल्टीपल माइलोमा कहा जाता है। इस ब्लड कैंसर का उत्पाद भी बोन मैरो, जहाँ से खून तैयार होता है, वहाँ से होता है। प्लाज्मा सेल नामक ब्लड रक्तकण कैंसर में परिवर्तित होकर मल्टीपल माइलोमा ब्लड कैंसर दिखाई दिया जाता है। सो मल्टीपल माइलोमा ब्लड कैंसर में मुख्यतः ये जो कैंसर सेल्स है, बोन्स को नष्ट करने की वजह से बोन्स का कमज़ोर होना, हड्डियों का फ्रैक्चर, बोन पेन, ऐसे अलग अलग समस्या मल्टीपल माइलोमा ब्लड कैंसर में दिखाई देती है। तो मुख्यतः ब्लड कैंसर 3 प्रकार का होता है। ल्यूकेमिया जो बोन मैरो से उत्पत्ति होता है, लिम्फोमा जो लिम्फ ग्रंथि से उत्पत्ति होता है, और मल्टीपल माइलोमा जो मुख्यतः हड्डियों को प्रभावित करता है और जो बोन मैरो में प्लाज्मा सेल नाम के रक्त कणों से तैयार होता है। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि जो ब्लड बनता है, जब ये ब्लड बनता है और जिसको ये ब्लड कैंसर का इशू होता है, पर प्रॉब्लम होती है, तो उनका जो नया ब्लड होता है वो भी ऑटोमेटिकली इन्फेक्टेड हो जाता है। करेक्ट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने उठाया है जी। सो बेसिकली जैसे ब्लड कैंसर ये खून तैयार करने वाली फैक्ट्री है जी, राइट। सो अभी इस फैक्ट्री में जैसे ब्लड कैंसर, जहाँ पे कैंसर का मतलब क्या है, जो कैंसर में रक्तकण या कैंसर सेल्स अनकंट्रोल्ड, जिसके ऊपर बॉडी का कोई नियंत्रण नहीं होता है और वो लगातार फैलते रहते हैं लाखों करोड़ों की संख्या में। सो जो बोन मैरो जहाँ पे खून तैयार होता है, उत्पाद होता है जो फैक्ट्री में, वहाँ के अगर ब्लड नॉर्मल रक्तकण कैंसर में परिवर्तित होके ब्लड कैंसर रक्तकण वहाँ पे अगर तेजी से फैल रहे हैं, तो वहाँ पे ये बोन मैरो में ब्लड कैंसर सेल्स इतनी तरीके से भर जाते हैं कि वहाँ पे मामूली नॉर्मल हेल्दी ब्लड सेल तैयार होने के लिए कोई जगह नहीं बचती है। तो उसकी वजह से वहाँ पे पूरा बाकी जो हेल्दी ब्लड रक्तकण है
रक्त पेशियां हैं वो पूरी कम हो जाती है। जैसे रेड ब्लड सेल्स कम होने से हीमोग्लोबिन गिर जाता है, प्लेटलेट कम होने से ब्लीडिंग के लक्षण आते हैं। उसी तरीके से ये वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, तो जो नॉर्मल वाइट ब्लड सेल के बजाय अगर कैंसर सेल बढ़ जाए वाइट ब्लड सेल की जगह, तो वाइट ब्लड सेल भी नॉर्मल इन्फेक्शन से फाइट करने वाले सफेद रक्त पेशियां कम होने की वजह से ऐसे ब्लड कैंसर ग्रस्त मरीज को अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन का संभावना होता है। तो डॉक्टर साहब इसमें मतलब अब जब कोई मरीज इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उसके लिए सही ट्रीटमेंट क्या है? क्योंकि मुझे इस तरह से पता है कि काफ़ी लोगों को जो मैं जानता हूं जिनको वो इस प्रॉब्लम से मतलब दो चार थे और उनको भी प्रॉब्लम थी, और जब तक वो सही स्टेज पे पहुंच पाते, सही डॉक्टर के पास पहुंच पाते, तब तक वो उन्होंने अपने पूरे बॉडी को ख़राब कर लिया था। तो इसका सही ट्रीटमेंट क्या है? सो बेसिकली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा या बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने कही है। कोई भी कैंसर हो, जैसे सबसे पहले ये जानना जरूरी है, ब्लड कैंसर मुख्यतः ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर में स्टेजेस नहीं होते, क्योंकि हमारे शरीर में ऐसा कोई कतरा नहीं है जहाँ पे खून की कमी हो। शरीर के किसी कतरे या किसी सेल्स को अगर ब्लड सप्लाई नहीं है तो वो सेल्स जिंदा रह ही नहीं सकता जी। तो हर जगह ब्लड है, राइट। तो ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर उसमें स्टेजेस नहीं रहते, क्योंकि जहां जहां ब्लड है वहां वहां ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर हो सकता है। ओके। तो लेकिन लिम्फोमा इस ब्लड कैंसर में स्टेजेस होते हैं। तो मुख्यतः जो लक्षण ब्लड कैंसर के, अलग अलग ब्लड कैंसर के लक्षण है, उस लक्षणों के हम लोग अगर उसको ऊपर ध्यान दें, ऐसे लक्षण जो नॉर्मल किसी का भी खून कम होने से, जैसे कमजोरी या फिर थकान, ये तो कभी कभी हम लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमको लगता है हमने ज़्यादा शायद काम कर लिया हो या हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया हो, तो कमजोरी थकान। बट वो कमजोरी थकान हफ्ता 2 हफ्ता ऐसा कंटिन्यूअस लगातार हमको कमजोरी अगर एहसास होता है या थकान महसूस होती है, तो हमारा एक सिंपल ब्लड टेस्ट द्वारा हमारी रक्त की जांच करनी चाहिए। सिंपल सीबीपी ब्लड टेस्ट या हीमोग्राम जिसको हम कहते हैं, ये सिंपल ब्लड टेस्ट 100, 200, 300 रुपए में ये टेस्ट हो जाती है और हर जगह अवेलेबल है। इस ब्लड टेस्ट द्वारा रक्त में, रक्त कणों में, जैसे हीमोग्लोबिन में कम ज्यादा होना, WBC का कम ज्यादा होना, उसमें खराब सेल दिखना, प्लेटलेट का कम ज्यादा होना, एक छोटी सी टेस्ट द्वारा हमारा खून स्वस्थ है या नहीं ये हम लोग जान सकते हैं। तो मुख्यतः ब्लड कैंसर के लक्षण को गौर करना जरूरी है। जिस किसी इंसान को ब्लड कैंसर लक्षण है तो उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से या फिजिशियन, या तो फिजिशियन से या जरूरी पड़ने से स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सलाह मशवरा परामर्श कर लेना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि खून में सब कुछ ठीक चल रहा है, रक्तकण सब ठीक है, ब्लड रिपोर्ट्स अच्छे हैं या उसमें कुछ संदेह है, आगे और टेस्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मुख्यतः ब्लड कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, जैसे खून की कमी होने की वजह से कमजोरी, थकान, वाइट ब्लड सेल जो हमारे इन्फेक्शन से फाइट करने वाले सेल्स है वो उसके कम होने की वजह से बार बार इन्फेक्शन आना, इम्यूनिटी कम होने से बार बार लगातार बुखार आना, बार बार सर्दी जुकाम खांसी होना या पेट के इन्फेक्शंस होना। उसी तरीके से प्लेटलेट कम होने से ब्लीडिंग के लक्षण दिख जाना चाहिए, जैसे शरीर में त्वचा पे लाल या काले धब्बे, बार बार मुंह से नाक से रक्तस्राव, ऐसे लक्षण होने से ब्लड टेस्ट करके उचित कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए। उसी प्रकार जैसे सारे कैंसर में जब ये रक्तकण बहुत ज़्यादा, कैंसर कण बहुत ज़्यादा मात्रा में अनकंट्रोल तरीके से फैलते हैं, बढ़ते हैं, तो भूख का कम होना, वजन कम होना, रात में पसीना आना, ये लक्षण भी बाकी सारे कैंसर को जो कॉमन लक्षण है ये ब्लड कैंसर में भी दिखने के आसार होते हैं। तो डॉक्टर साहब अब ये जब आपने बताया है तो अब इसका ट्रीटमेंट की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए? सबसे पहले ब्लड कैंसर का या ब्लड की कोई भी बीमारी हो, ना कि सिर्फ ब्लड कैंसर, किंतु ब्लड की कोई भी बीमारी हो, शरीर में हीमोग्लोबिन का कम होना, प्लेटलेट का कम होना, वाइट ब्लड सेल्स का कम ज़्यादा होना, ये लक्षण आने से सिंपल ब्लड टेस्ट करके उचित चिकित्सक से परामर्श कर लेना चाहिए। और जब संदेह हो तो फर्दर टेस्टिंग, जैसे मान लीजिए ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर है, तो ब्लड टेस्ट या सीबीसी टेस्ट में कुछ खराब कण दिख रहे हैं या खून की बहुत ज़्यादा कमी, खून अंकों में सेल्स की मात्रा में कम ज़्यादा है, तो बोन मैरो परीक्षा से
ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर का हम लोग माने डायग्नोसिस कर सकते हैं, ब्लड कैंसर ल्यूकीमिया है ये कंफर्म कर सकते हैं। तो बोन मैरो जहाँ वहाँ पे एक सिंपल सुई द्वारा एक ब्लड सैंपल, बोन मैरो सैंपल लेके ये ल्यूकीमिया है या नहीं, ये ब्लड कैंसर की हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। उसी प्रकार लिम्फोमा ब्लड कैंसर, अगर लिम्फ ग्रंथि ये गांठ दिख रही है शरीर में हर जगह, तो वही गांठ की एक छोटा सा टुकड़ा लेके उससे बायोप्सी जिसे हम कहते हैं, उससे लिम्फोमा ब्लड कैंसर है या नहीं इसका हम लोग कंफर्मेशन ले सकते हैं। माइलोमा ब्लड कैंसर मुख्यतः 50-60 साल की उम्र से ज़्यादा आयु होने वाले मरीजों में दिखाया जाता है, तो उसी का निदान बोन मैरो टेस्ट द्वारा किया जाता है। तो ब्लड कैंसर बहुत टाइप के, अलग अलग टाइप के, तो किस प्रकार का ब्लड कैंसर है उसके अनुरूप उसका ट्रीटमेंट निर्भर करता है। जैसे कि उदाहरणार्थ ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर को मुख्यतः कीमोथेरेपी, ल्यूकीमिया में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक्यूट ल्यूकीमिया जो तेजी से फैलने वाला, तुरंत लक्षण दिखाने वाला, ज़्यादा तेजी से फैलने वाला ब्लड कैंसर, उसको एक्यूट ल्यूकीमिया कहते हैं। स्लोली फैलने वाला और स्लोली रक्त कण बढ़ने वाला ब्लड कैंसर, उसको क्रोनिक ल्यूकीमिया कहते हैं। तो कौन से प्रकार का ब्लड कैंसर है उसके अनुरूप उसका चिकित्सा या उसका ट्रीटमेंट तय किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक्यूट ल्यूकीमिया में भी दो प्रकार होते हैं। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया ज़्यादातर बच्चों में दिखाई देने वाला ब्लड कैंसर है। 10 साल की उम्र से नीचे लगभग 70% ALL एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ये एक्यूट ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर बच्चों में दिखाई देता है। 6 महीने का इंजेक्शन कोर्स कीमोथेरेपी का और 2 साल का टैबलेट कोर्स से इसको 80 से 90% कंप्लीट क्योर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, मुख्यतः मिडिल एजेड और बड़ों में देखने वाला ब्लड कैंसर, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया 70 to 80% मरीजों में कीमोथेरेपी द्वारा कैंसर को कंट्रोल करने के पश्चात बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत ज़रूरी है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट द्वारा लगभग 70 से 80% एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया यानी AML मरीज का पूरा इलाज, कंप्लीट क्योर इलाज किया जा सकता है। लिम्फोमा ब्लड कैंसर में भी 100 से अधिक मात्रा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फोमाज है, मुख्यतः हॉजकिंस लिम्फोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। हॉजकिंस लिम्फोमा कम उम्र वाले मरीजों में दिखाई पड़ता है। सिर्फ 6 महीने के कीमोथेरेपी द्वारा लगभग 80 से 90% मरीज पूर्णतः कंप्लीट क्योर होते हैं। उसी तरीके से नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में लगभग 100 से ज़्यादा प्रकार है। सो नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में भी मैक्सिमम नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा ब्लड कैंसर में 6 महीने के कीमोथेरेपी से लगभग 80 से 90% मरीज पूर्णतः संपूर्ण परिष्कार, पूर्ण क्योर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह के मल्टीपल माइलोमा, इस ब्लड कैंसर प्रकार में सिंपल कीमोथेरेपी द्वारा लगभग 8 से 10 साल कंप्लीट बीमारी को कंट्रोल करके हम लोग अच्छा लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कीमोथेरेपी होता क्या है असल में? कीमोथेरेपी का आपने कई बार इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। कीमोथेरेपी किस तरह की थेरेपी है और क्या इससे जो मरीज़ होते हैं उनको परेशानियां होती हैं? यस, सो हमारे सोसाइटी में लोगों में ये बहुत गलत धारणा है। सो हम लोग कीमोथेरेपी पिछले 70-80 साल से दुनिया में अलग अलग कैंसरों के ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल है। सो अभी कीमोथेरेपी में भी काफ़ी नए प्रकार आ रहे हैं, एडवांस्ड कीमोथेरेपी ऑप्शंस है। सो मुख्यतः ब्लड कैंसर में जो कीमोथेरेपी दिया जाता है, सो हम लोगों को जैसे हमारे सोसाइटी में ये अलग अलग धारणा है। कीमोथेरेपी देने वाले मरीजों को काफ़ी तकलीफ, काफ़ी बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बेसिकली कीमोथेरेपी एक कैंसर को नष्ट करने वाली दवा है जिसको सलाइन में मिक्स करके दिया जाता है। ब्लड कैंसर में जिन जिन कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है ये बहुत ही सरल मेडिसिन है। उससे मरीज को बिल्कुल भी, अगर आप मरीज को सलाइन चढ़ाओगे और सलाइन मिक्स कीमोथेरेपी चलाओगे, मरीज को ये बताना मुश्किल होगा कि कीमोथेरेपी दिया गया है या नहीं। वो पेनलेस, बगैर पीड़ा के और एकदम सिंपल इजी ट्रीटमेंट होता है। ऑफ कोर्स कीमोथेरेपी से ये वॉमिटिंग या नाउजिया ये सारे लक्षण हो सकते हैं, लेकिन अभी अत्याधुनिक दवाइयों के जरिए हम ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स कंप्लीटली हम लोग
साइड इफेक्ट नहीं होते हुए कीमोथेरेपी दे सकते हैं। मुख्यतः ब्लड कैंसर की कीमोथेरेपीज बहुत ही सिंपल और इजीली टॉलरेबल होती है। तो कीमोथेरेपी ये कैंसर को नष्ट करने वाली दवा है। अभी तो बहुत सारे अत्याधुनिक कीमोथेरेपी के नए नए परिष्कार हो रहे हैं, नए नए कीमोथेरेपीज या जिसको हम लोग एडवांस टारगेटेड थेरेपीज मैंने आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पे क्रोनिक ल्यूकीमियाज या तो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया, इसमें कीमोथेरेपी का कोई आवश्यकता नहीं है। टारगेटेड ड्रग जैसे डायबिटीज में शुगर बढ़ता है, हम लोग उस शुगर बढ़ने वाली बीमारी में या तो ओरल टैबलेट्स की जरिए या इंसुलिन इंजेक्शन के जरिए शुगर को कंट्रोल करते हैं। उसी तरह क्रोनिक ल्यूकीमिया में ये रक्तकण जो बढ़ने वाली बीमारियां हैं उसमें टारगेटेड ड्रग्स, सिंपल टैबलेट्स के जरिए इस बीमारी को पूरी तरीके से हम लोग इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। तो क्रोनिक ल्यूकीमिया में टारगेटेड ड्रग्स, टारगेटेड ओरल टैबलेट्स यूज करते हैं। इम्यूनोथेरेपी, जिस कैंसर को कीमोथेरेपी अत्यंत प्रभावशाली साबित नहीं होता है और जिसमें कैंसर सेल्स ये कीमोथेरेपी को रेजिस्टेंट होते हैं, उसमें इम्यूनोथेरेपी। सो इम्यूनोथेरेपी अगर एक सिंपल वर्ड में उसको अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाए तो उसे हम बोल सकते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक, राइट। सो जैसे कैंसर के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक, यानी ये जो इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स है ये जाके सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल्स को नष्ट करते हैं, आजू बाजू के हेल्दी नॉर्मल सेल्स के ऊपर उसका कोई प्रभाव, कोई असर नहीं रहता है। तो इससे मरीजों को अत्यंत कम साइड इफेक्ट्स और अत्यंत इफेक्टिव यानी प्रभावशाली कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर चिकित्सा की जा सकती है। ये एडवांस्ड इम्यूनोथेरेपी हमारे भारत देश में, हमारे तेलंगाना स्टेट में, हमारे हैदराबाद शहर में हर मेजर हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हो रही है। अत्याधुनिक ट्रीटमेंट्स ब्लड कैंसर के इस अलग अलग ब्लड कैंसर पे अवेलेबल है। ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, इतने मुंसिफ चैनल हमारे हैदराबाद का बहुत ही फेमस और काफ़ी दर्शकों को पसंद किया जाने वाला चैनल है। आपके माध्यम से हमारे हैदराबाद के हम सारे दोस्तों को, हमारे सारे परिवार को मैं ये कहना चाहूँगा, ब्लड कैंसर एक बहुत ही सरल बीमारी है और ब्लड कैंसर में आज की डेट में 2023 में क्योर रेट, कंप्लीट क्योर रेट यानी इस बीमारी से पूर्णतः मुक्त होके मरीज नॉर्मल हम जैसी आम जिंदगी व्यतीत करने का चांस 90% है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धति है जिससे जो ब्लड कैंसर कीमोथेरेपी से पूरी तरीके से काबू नहीं किया जा सकता है या कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, उन ब्लड कैंसरों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट द्वारा लगभग 80 से 90% मरीजों में कंप्लीट क्योर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इम्यूनोथेरेपी, अभी आजकल अलग अलग इम्यूनोथेरेपी, नए नए इम्यूनोथेरेपी का आविष्कार हो रहा है और इन इम्यूनोथेरेपी एडवांस्ड कैंसर, ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट के माध्यम से हम लोग लगभग 80 से 90% ब्लड कैंसर को पूरी तरीके से कंप्लीट क्योर, जिसे हम कहते हैं, किया जा सकता है। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट का आपने जिक्र किया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट को भी कीमोथेरेपी की तरह थोड़ा समझाएं, जैसे आपने कीमोथेरेपी को बहुत अच्छे से समझाया। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं? जी, सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धति है जिसके जरिए ना कि सिर्फ ब्लड कैंसर, लेकिन रक्त की कोई भी गंभीर समस्या या बीमारी, जैसे बोन मैरो फेल्यूर, इस बीमारी में अप्लास्टिक एनीमिया जिसे हम कहते हैं, इस बीमारी में रक्त का उत्पाद पूरी तरीके से बंद हो जाता है। तो खून तैयार करने वाली फैक्ट्री बोन मैरो पूरी तरीके से बंद हो जाती है। उन मरीजों को जिंदगी भर ब्लड चढ़ाने की नौबत आती है और उनको अगर टाइम पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं किया जाए तो उनकी बचने की संभावना भी बहुत कम होती है। तो जैसे अप्लास्टिक एनीमिया, खून उत्पाद कम होने वाली बीमारियां, इम्यूनो डिफिशियंसी की जिस बीमारियां, या तो ये जेनेटिक हो सकती है या एक्वायर्ड हो सकती है। उसी तरीके के लाल खून के अलग अलग रोग जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन सारे बीमारियों का, ब्लड कैंसर के साथ साथ इन सारी गंभीर ब्लड समस्याओं का बोन मैरो ट्रांसप्लांट द्वारा कंप्लीट परिष्कार,
कंप्लीट क्योर किया जा सकता है। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट चिकित्सा पद्धति क्या है? बेसिकली जिस बोन मैरो में डिफेक्टिव सेल्स, या तो ब्लड कैंसर तैयार हो रहा है या बोन मैरो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उस डिफेक्टिव बोन मैरो को पूरी तरीके से नष्ट करके उस बोन मैरो की जगह हमारे जैसे हेल्दी इंसानों के स्टेम सेल्स द्वारा एक नया हेल्दी ब्लड सिस्टम तैयार करना, उसको बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ओके। तो डिफेक्टिव कैंसर तैयार करने वाला या काम नहीं करने वाला या डिफेक्टिव सेल्स तैयार करने वाला बोन मैरो को कंप्लीटली हेल्दी बोन मैरो से एक्सचेंज करना या कंप्लीटली डिफेक्टिव बोन मैरो को हेल्दी बोन मैरो में कन्वर्ट करना, इस चिकित्सा पद्धति को बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट में कई प्रकार होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। एटोलॉगस यानी खुद के स्टेम सेल द्वारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट तो वो एटोलॉगस ट्रांसप्लांट मुख्यतः लिम्फोमा एंड माइलोमा इस ब्लड कैंसर में इस्तेमाल किया जाता है। एलोजेनिक यानी और जीन मैच्ड डोनर, वो फैमिली ब्रदर सिस्टर्स भाई बहन हो सकते हैं या फिर हाफ मैच कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है, हाफ HLA जीन मैच। सो बेसिकली मैचिंग जिसे हम कहते हैं वो HLA नामक जीन की मैचिंग कितनी मात्रा में डोनर और मरीज में है, मैचिंग का प्रमाण, उसके द्वारा या तो फुल जीन मैच या हाफ जीन मैच ऐसा उसको कहा जा सकता है। तो फैमिली मेंबर से एलोजेनिक या एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अगर फैमिली में उचित जीन मैचिंग डोनर अगर अवेलेबल नहीं है, तो जैसे ब्लड बैंक में ब्लड हम लोग अलग अलग मरीजों को चढ़ाते हैं, उसी तरीके से इंटरनेशनल और इंडियन बोन मैरो ट्रांसप्लांट रजिस्ट्रीज है, वहाँ पे हम लोग डोनर खोजने की कोशिश कर सकते हैं। अगर उचित जीन मैच डोनर इंटरनेशनल डोनर रजिस्ट्री से मिला, तो उनके स्टेम सेल द्वारा भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। उसको बोलते हैं अनरिलेटेड डोनर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। जो फैमिली रिलेटेड नहीं है उनको अनरिलेटेड, सो फैमिली मेंबर ट्रांसप्लांट को रिलेटेड बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं, और जो इंटरनेशनल या नेशनल रजिस्ट्री से बोलते हैं उसको अनरिलेटेड बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं। उसी तरीके से फुल मैच या हाफ मैच, फुल HLA जीन मैच बोन मैरो ट्रांसप्लांट या हैप्लो आइडेंटिकल यानी हाफ HLA जीन मैच बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम लोग कर सकते हैं। तो मुख्यतः 2 टाइप है, एटोलॉगस लिम्फोमा माइलोमा ब्लड कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला खुद का स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, और एलोजेनिक रिलेटेड अनरिलेटेड मैच हाफ मैच एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो बाकी सारी ब्लड की बीमारियां ब्लड कैंसर में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कीमोथेरेपी का जो तरीका है वो उसमें आपने बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है और इजीली ट्रांसप्लांट मतलब डॉक्टर किसी भी पेशेंट को दिया जा सकता है। तो क्या ये बोन मैरो जो है ये भी इजीली इसी तरह से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है कि अच्छे हेल्दी बॉडी से जो इससे इन्फेक्टेड है उनको? सो ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा हमारे दर्शकों के लिए उठाया है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली मैंने पिछले 15 साल से हैदराबाद में यशोदा हॉस्पिटल सोमाजिगुड़ा में मैं कार्यरत हूँ। हमारे तेलंगाना राष्ट्र के जो डोनर है उनको मैक्सिमम डोनर को, भाई हो बहन हो, ये डर लगता है कि किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट की तरह उनके शरीर से अवयव निकाला जाएगा जिससे उनको काफ़ी तकलीफ होगी। हाँ। तो ये बहुत बड़ा मिथ्य या बहुत बड़ा जिससे क्या हम बोल सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट का डोनर जो है 99% डोनर्स हम लोग स्टेम सेल्स जो है, जैसे प्लेटलेट निकालते हैं ब्लड से, प्लेटलेट डोनेशन, उसी तरीके से स्टेम सेल डोनेशन होता है। स्टेम सेल डोनेट करने वाले डोनर को, हेल्दी डोनर को किसी प्रकार की यातना, किसी प्रकार की मुसीबत या रिस्क, लाइफ रिस्क बिल्कुल नहीं होता है। और ये जो स्टेम सेल जो डोनर डोनेट करते हैं उसके तुरंत बाद वो अपने जॉब में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। इतना इजी, इतना सिंपल और इतना रिस्क फ्री स्टेम सेल डोनेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हम लोग क्या करते हैं, जैसे दूषित बोन मैरो जो है या कैंसर हो या अलग अलग ब्लड की बीमारियों हो, उस डिफेक्टिव बोन मैरो को एक कीमोथेरेपी द्वारा, जैसे नॉर्मल कीमोथेरेपी हमने डिस्कस किया जी, उसी तरीके के कीमोथेरेपी या कीमोथेरेपी प्लस रेडियोथेरेपी दोनों के मिश्रण से ये दूषित या डिफेक्टिव बोन मैरो को पूरा तहस नहस किया जाता है।
उस ऐसे करने से बोन मैरो में पूरा नया जो हेल्दी स्टेम सेल है वो आके नया ब्लड सिस्टम तैयार करने के लिए जगह बन जाती है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 3 स्टेप्स है। पहला है कंडीशनिंग कीमोथेरेपी, जो 7-8 दिन के अंदर मरीज को दिया जाता है, जिससे मरीज का डिफेक्टिव दूषित बोन मैरो पूरी तरीके से तहस नहस किया जाता है या नष्ट किया जाता है। ये प्रोसेस के दौरान जो डोनर स्टेम सेल डोनर है उनको इंसुलिन की तरह पेट के ऊपर कुछ इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके जरिए जो मदर सेल्स या स्टेम सेल्स जो नॉर्मली बोन मैरो में आवास करते हैं, बोन मैरो में रहते हैं, इन इंजेक्शन द्वारा वो स्टेम सेल्स बोन मैरो से ब्लड में आते हैं। और फिर जिस दिन मरीज का कीमोथेरेपी कोर्स कंप्लीट होता है उसी दिन डोनर से स्टेम सेल्स 3-4 घंटों में एक जैसे प्लेटलेट कलेक्ट करने वाला मशीन होता है, एफेरेसिस मशीन, उसी मशीन में स्टेम सेल्स कलेक्ट किया जाता है और वो स्टेम सेल्स फिर ब्लड जैसे हम लोग मरीज को चढ़ाते हैं उसी तरह स्टेम सेल्स ब्लड चढ़ाने की तरह ही मरीज को नसों के द्वारा चढ़ाया जाता है। तो ट्रांसप्लांट ये कोई बड़ी सर्जरी या बहुत मेजर ऑपरेशन नहीं है। ऑफ कोर्स बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने वाले मरीज में जैसे जमीन में हम बीज बोते हैं तो एक दिन में उसका पेड़ या पौधा नहीं बनता है, उसी तरीके से स्टेम सेल्स मरीज के शरीर में ब्लड की द्वारा चढ़ाए जाने के बाद उस स्टेम सेल से ब्लड सिस्टम तैयार होने में 2 से 4 हफ्ते का टाइम लगता है, लगभग 15 से 30 दिन। सो इन 15 से 30 दिन ये मरीज अत्यावस्थ होता है क्योंकि उसके शरीर में खून अत्यंत कम होता है बोन मैरो नष्ट होने की वजह से, तो उसको बार बार ब्लड प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। उसके व्हाइट ब्लड सेल्स जो इन्फेक्शन से फाइट करने वाले रक्त कण वो अत्यंत कम होते हैं, तो उनको अलग अलग इन्फेक्शंस की इन्फेक्शन का खतरा होता है और इन्फेक्शन होते हैं तो उनको बहुत ही सावधानी से एक स्पेशल आईसीयू की तरह बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट जहां पे एकदम सब कुछ क्लीन हाइजीनिक हो, एयर भी क्लीन हो, जिससे इन्फेक्शन को मैक्सिमम मात्रा में बचाया जा सके, मरीज को इन्फेक्शन से रोका जा सके, ऐसे एक हेल्दी एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट में उनका ख्याल रखा जा सकता है। तो इन सब प्रक्रिया की वजह से बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए एक स्पेशलिस्ट की आवश्यकता है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक स्पेशल यूनिट में किया जा सकता है। बट बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक मेजर ऑपरेशन है, बहुत बड़ा सर्जरी है, ये सब एक अफवाह है और स्टेम सेल डोनर को किसी प्रकार की कोई खतरा या रिस्क नहीं होता है। और ब्लड स्टेम बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जो स्टेम सेल डोनर है वो स्टेम सेल डोनेशन के तुरंत बाद अपने काम पे या अपने वर्क पे ज्वाइन हो सकते हैं। इतना सेफ और इतना रिस्क फ्री स्टेम सेल डोनेशन होता है। मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये परेशानी थी कि वो जो है अक्सर उनके दिमाग में यह रहता था, डर रहता था कि अगर हम बोन मैरो देंगे तो हो सकता है कि हमें नुकसान ना हो जाए। और बोन मैरो का भी एक आपने बहुत अच्छा सा कंसेप्ट को इसको समझाया कि बोन मैरो क्या है, और मुझे लगता है कीमोथेरेपी भी बहुत आपने अच्छे से क्लियर की है। मैं हालांकि और कुछ मेरे पास सवाल हैं लेकिन मैं आऊँगा। हेल्थ और हम प्रोग्राम में सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।